अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज ईडीओ स्पार्क्सन की तरफ से मैं आपको PSY 510 के लेक्चर नंबर 21 में वेलकम करता हूं। आज हम इसमें थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस को डिस्कस करेंगे। तो बगैर टाइम ज़ाया करे चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम जिन थ्योरीज का जिक्र करेंगे उसमें सबसे पहले विक्टर ब्रॉम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है। आज हम यह जानेंगे कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या है। उसके बाद हम पोर्टर एंड लाउलर का जो मॉडल ऑफ मोटिवेशन है इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टेसी एडम की इक्विटी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कैलीज की एट्रीब्यूशन थ्योरी जो है जो उन्होंने दी थी वो उसको हम डिस्कस करेंगे कि उसके मेन टॉपिक्स क्या हैं और वो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी पर अफेक्ट करती है। उसके बाद हम इमर्जिंग थ्योरी जो है जो अभी न्यू थ्योरीज आ रही हैं हम उनका डिस्कस करेंगे वो कौन कौन सी हैं, जिसमें सबसे पहले कंट्रोल थ्योरी हमारे पास और सेकंड पे हमारे पास एजेंसी थ्योरी है। तो चले आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले विक्टर ब्राउन की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की तरफ। विक्टर ब्राउन एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में सबसे पहले उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया कि जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस होती है वो उसके इंडिविजुअल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा था कि उसकी एम्प्लॉय की पर्सनैलिटी है, वो एम्प्लॉय की स्किल्स हैं, उसका नॉलेज है, उसका एक्सपीरियंस है। पर्सनैलिटी से मुराद कि हर पर्सन अपनी पर्सनैलिटी में डिफरेंट होता है, हर पर्सन के स्किल्स एक दूसरे पर्सन से डिफरेंट होते हैं। हर पर्सन का जो नॉलेज होता है वो डिफरेंट होता है। एक हो सकता है साइंस का स्टूडेंट हो, दूसरा आर्ट्स का स्टूडेंट हो, तो उन दोनों के नॉलेज और स्किल्स में बड़ा फर्क होगा और उनके एक्सपीरियंस का भी बड़ा फर्क होता है। फिर उसके बाद उनकी एबिलिटीज जो इनबिल्ट एबिलिटीज होती हैं, जो कि इनिट एबिलिटीज होती हैं एक पर्सन की, उसमें बड़ा डिफरेंस होता है। एक्सपेक्टेंसी जो थ्योरी होती है वो ये कहती है कि जो इंडिविजुअल हैं उनके पास डिफरेंट सेट ऑफ गोल होते हैं जो कि उनको मोटिवेट करते हैं, जिस पे वो यकीन करते हैं। उसमें सबसे पहले वो ये कहते हैं कि जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के मुताबिक इंडिविजुअल जिन सेट ऑफ गोल जिस वजह से वो मोटिवेटेड होते हैं, जिसमें वो यकीन करते हैं, वो सबसे पहला ये है कि अगर एक पॉजिटिव कोरिलेशन होगा एफर्ट और परफॉर्मेंस के दरमियान। एक ग्राफ होता है जिसमें पॉजिटिव कोरिलेशन से मुराद ये होता है कि एक पर्सन जितना एफर्ट करता है और उसके मुकाबले में उसकी इतनी ही परफॉर्मेंस बढ़ती जाती है। अगर इसके दरमियान एक पॉजिटिव कोरिलेशन होगा तो वो पर्सन इज मोर मोटिवेटेड टुवर्ड्स द जॉब। और अगर फेवरेबल परफॉर्मेंस अगर वो पर्सन देता है, वो एम्प्लॉय देता है विल रिजल्ट इन डिजायरेबल रिवॉर्ड, और उसके बदले उसको एक रिवॉर्ड मिलता है। जब वो उसको रिवॉर्ड मिलता है तो वो उसकी जो इम्पोर्टेंट नीड होगी वो फुलफिल हो जाएगी। और हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट नीड एक मॉनेटरी हेल्प हो सकता है कि 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 का कोई इनाम हो जो कि उसने एक काम किया, जो कि उसने एक अचीवमेंट की, उसके बदले उसे दिया गया, तो उसने उससे अपना कोई इम्पोर्टेंट गोल था उसने इसको अचीव किया। The desire to satisfy the need is strong enough to make the effort worthwhile। इससे मुराद ये है कि जो डिजायर है उस चीज को हासिल करने की जितनी पुख्ता होगी, जितना उसका अज़म पुख्ता होगा, उतनी ही ज्यादा वो एफर्ट करेगा उस टास्क को अचीव करने में। अब विक्टर ब्राउन्स ने इस चीज को थोड़ा ब्रीफली थोड़ा एक्सप्लेन किया था। उन्होंने इन टर्म्स को एक्सप्लेन किया बैलेंस की शक्ल में। बैलेंस से मुराद ये होता है कि एक जो एम्प्लॉय होता है, एक एम्प्लॉय, उसके ऊपर कुछ एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स होते हैं जैसे कि मनी के, प्रमोशन के, टाइम ऑफ कि उसको कुछ छुट्टी वगैरह मिल जाए, बेनिफिट्स कुछ होते हैं, जिस तरह मेडिकल बेनिफिट हो जाता है, आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये उसकी एम्प्लॉय की मोटिवेशन पे बड़ा फर्क करते हैं। उसके बाद कुछ उसके इंट्रेंसिक फैक्टर होते हैं बैलेंस में। उससे एक्सट्रेंसिक फैक्टर से मुराद होता है उसका जो अपना जॉब सेटिस्फेक्शन है, जो उसको उससे रिवॉर्ड उसने अपने जहन में परसीव किए हुए हैं, वो चीज़ें उसको ड्राइव करती हैं, एक मोटिवेटेड रखती हैं एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो जो मैनेजमेंट है उन्हें ये डिस्कवर करने की ज़रूरत है और अपने जो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करें। उसके बाद अपनी ट्रेनिंग करवाएं और जो सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉयज़ है वो इतनी यानी कि वो काबिल करें सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉयज़ को कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं कि उन्हें काम के दौरान किस चीज़ की ज़रूरत है, उन्हें कौन से रिसोर्सेज चाहिए, तो उनको उस चीज़ पर यूटिलाइज किया जाए। उसके बाद मैनेजमेंट मस्ट डिस्कवर व्हाट एम्प्लॉयज वैल्यूज, कि अगर एक एम्प्लॉय है, हर एक एम्प्लॉय की वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। कुछ को ऑर्गेनाइजेशन से कुछ मॉनेटरी हेल्प चाहिए होती है, कुछ को ऑर्गेनाइजेशन से इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है, कुछ के और फवायद होते हैं। तो इस तरह से एक जो मैनेजमेंट है उसको ये चाहिए कि एम्प्लॉय की जो पर्सनल वैल्यूज हैं उनको मलूज़ खातिर रखें। उसके बाद जो दूसरा इसमें फैक्टर है वो इंस्ट्रूमेंटलिटी है। इंस्ट्रूमेंटलिटी से मुराद ये है कि जो मैनेजमेंट अगर कोई वादा करती है किसी रिवार्ड का तो वो उसको फुलफिल करे, जो
ताकि जो एम्प्लॉय के जहन में रिवॉर्ड है जिसकी वजह से वो काम कर रहा है, अगर वो उसे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो एज सेम लाइक ये इस तरह से हो जाएगा जिस तरह बिहेवियर स्कूल में अगर हम किसी चीज़ के बिहेवियर को रिवॉर्ड देते हैं तो वो बिहेवियर दोबारा से दोबारा अकर होता है। अगर हम उसको पनिशमेंट देते हैं या उसको हम नेगेटिवली उसको वैल करने की कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को उसको रिवॉर्ड नहीं देते, तो वो जो एक आदत होती है, वो जो फैक्टर होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश होना शुरू हो जाता है। अब हम इसका फार्मूला देख लेते हैं कि मोटिवेशन जो होती है एम्प्लॉय की, वो हम इस तरह से मेजर करते हैं विक्टर ब्रूम्स के फार्मूले के मुताबिक। एक बैलेंस है, हमने बैलेंस थोड़ी देर पहले डिस्कवर किया था कि एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं, उसके बाद मैनेजमेंट वाले जो फैक्टर्स हैं वो सारे उसमें ऐड ऑन करके उनको जब मल्टीप्लाई करते हैं एक्सपेक्टेंसी के साथ, जैसे कि हम थोड़ी देर पहले एक्सपेक्टेंसी को हम कर रहे थे कि जो एक एम्प्लॉय के जहन में होता है कि उसने क्या चीज़ अचीव करनी है या ऑर्गेनाइजेशन से क्या दे सकती है, जब इनका मल्टीपल होता है तो वो इज इक्वल टू मोटिवेशन होती है कि एक एम्प्लॉय कितना मोटिवेटेड है और वो ऑर्गेनाइजेशन में कितना काम करेगा। अब हम पोर्टर लॉवलर के मॉडल ऑफ मोटिवेशन को डिस्कस करते हैं। पोर्टर लॉवलर का मॉडल ऑफ मोटिवेशन क्या है? तो उन्होंने एक जो थ्योरी प्रपोज की थी पोर्टर लॉवलर ने, उसके मुताबिक ये था कि जो मोटिवेशन होती है वो बेस करती है वैल्यू दैट इंडिविजुअल प्लेस ऑन रिवॉर्ड, कि एक जो रिवॉर्ड है जो कि एक इनाम है उसके ऊपर एक इंडिविजुअल ने अपने माइंड में, अपने माइंड सेट में, अपने कॉग्निशन में उसकी क्या वैल्यू रखी हुई है, वो उसको क्या समझता है या क्या उसने उसको वैल्यू दी है, तो ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है उसकी मोटिवेशन। अब उसके कंपोनेंट जो है मोटिवेशन के उन्होंने कुछ एक्सप्लेन किए थे, उसके 2 कंपोनेंट्स है। सबसे पहले था बैलेंस, कि उसके लिए उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि वो कितनी चीज़ इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद उसकी एक्सपेक्टेंसी, कि वो उससे क्या एक्सपेक्ट करता है कि क्या वो कर लेगा या वो नहीं कर सकता, कैन आई डू एंड कैन आई नॉट। ये 2 फैक्टर थे जो कि मोटिवेशन पर बड़ा इफेक्ट करते हैं। अब पोर्टर लॉवलर ने ये चीज़ सजेस्ट की थी कि जो परसीव्ड इनइक्वालिटी होती है इस मॉडल में, ये एक बड़ा अपना वाइटल रोल किरदार अदा करती है जॉब सेटिस्फेक्शन के अंदर। कि अगर इनइक्वालिटी ज़्यादा होगी, तो अगर एक पर्सन परसीव करता है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, तो ऑटोमेटिकली वो अपने परफॉर्मेंस कम कर देगा। जब वो ये परसीव करेगा कि उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं हो रही, उसका फेयर प्ले और जस्टिस हो रहा है, तो वो अपने काम को और अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा देगा। अब पोर्टर लॉवलर ने सजेस्ट किया था कि एम्प्लॉय एफर्ट इज जनरली डिटरमाइंड बाय 2 की फैक्टर, 2 ऐसे की फैक्टर हैं जिसके ऊपर उसकी एम्प्लॉय के एफर्ट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सबसे पहले था द वैल्यू प्लेस्ड ऑन सर्टेन आउटकम बाय इंडिविजुअल, कि जो एक आउटकम आने वाला है, जो उसका वो इसने काम किया और उस काम के बदले में उसको कुछ इनाम मिला या कुछ रकम मिली, तो उसने उसके ऊपर उसकी क्या वैल्यू अपने माइंड में बनाई हुई है। एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा, द डिग्री टू विच द पर्सन बिलीव दैट हिज एफर्ट विल लीड टू द अटेनमेंट ऑफ दिस रिवॉर्ड, कि अगर वो जो एफर्ट कर रहा है, क्या उस एफर्ट की वजह से उसको वो इनाम मिलेगा भी सही या नहीं मिलेगा। जब तक उसके जहन में ये नहीं होगा कि ये मुझे इनाम नहीं मिलेगा, तो उसको कोशिश नहीं करेगा। अगर वही समझता है कि ये चीज़ है ही इम्पॉसिबल, उसके काम ही नहीं करता, तो वो उस काम को कभी करने की कोशिश ही नहीं करेगा। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। द person's ability and role clarity may prevent performance. Thus, the managers must assign people to tasks where ability fits the requirement. अब इस स्टेटमेंट से हमारा मुराद ये है कि जो पर्सन की एबिलिटी होती है, उसकी रोल क्लैरिटी जो होती है, उसकी परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करती है। तो जितने भी मैनेजर्स हैं वो हर पर्सन को उनकी एबिलिटीज के मुताबिक, उनकी जॉब रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको फिट करें कि उनको ये टास्क इस पर्सन के अकॉर्डिंग है कि ये पर्सन जो है इस काम में बेहतर है, फलां पर्सन मार्केटिंग के लिए बेहतर है, फलां पर्सन प्रोडक्शन के लिए बेहतर है। तो ये जो चीज़ें होती हैं कि मैनेजर हर किसी को उसकी एबिलिटी के मुताबिक उस काम में फिट करे। फिर उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन होती है, वो सेटिस्फेक्शन राइजेस सेवरल इंटरेस्टिंग थॉट्स रिगार्डिंग मैनेजर्स। जब एक पर्सन जो होता है अपने एक मैनेजर से एक मजीद सेटिस्फाइड होता है, तो उससे मोटिवेशन ऑफ इंडिविजुअल जो होती है, एम्प्लॉयज होती है, वो बढ़ती है। अब इसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन है, इसको हमने थोड़ा सा पोर्टर लॉवलर ने इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से उन्होंने जस्टिफाई किया कि वो डिफाइन सेटिस्फेक्शन एज द नीड्स बीइंग मेट। वहां पे जब हमने इसको सेटिस्फेक्शन को फर्स्टली डिफाइन किया था, तो हमने ये कहा था कि किसी भी पर्सन को जब कोई काम करते हुए खुशी महसूस होती है तो उसको जॉब सेटिस्फेक्शन हमने कहा था। लेकिन यहाँ पे सेटिस्फेक्शन को ये कहा कि जब भी कोई उसकी जरूरत उसकी पूरी हो जाती है, तो
तो उसको सेटिस्फेक्शन कहते हैं। तो ये भी एक तरीके से ऐसा ही है कि जब एक पर्सन की जरूरत पूरी हो जाती है तो वो उससे खुश हो जाता है। तो इट इज द टाइप ऑफ डेफिनेशन जो कि पोर्टर लवलर ने प्रेजेंट की थी। उसके बाद स्टेसी एडम की इक्विटी थ्योरी है। और स्टेसी एडम जो है, जॉन स्टेसी एडम, इन्होंने एक वर्क प्लेस और बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी इक्विटी थ्योरी जो मोटिवेशन के ऊपर 1963 में। अब इस थ्योरी में इन्होंने कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया कि वी ईच सीक अ फेयर बैलेंस बिटवीन व्हाट वी पुट इनटू आवर जॉब एंड व्हाट वी गेट आउट ऑफ इट। इससे मुराद ये है, जिन्होंने एडम्स ने इनको नाम दिया था इनपुट से आउटपुट का। अब इस स्टेटमेंट्स में जो चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन की वो ये थी कि जो हम जितने भी लोग हैं वो एक बैलेंस देखते हैं कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या दिया और उसके बदले में उस जॉब ने, उस ऑर्गेनाइजेशन ने उसके बदले में हमें क्या दिया। तो जब हम इस चीज़ का एक जो बैलेंस देखते हैं तब हम उस काम को करते हैं। तो जो काम हम कर रहे होते हैं उसको उन्होंने इनपुट का, और जो ऑर्गेनाइजेशन हमें दे रही होती है उसको उन्होंने आउटपुट का। अब इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वी इन्फ्लुएंस्ड बाय कोलीग्स, फ्रेंड एंड पार्टनर्स इन एस्टैब्लिशिंग दीज बेंचमार्क्स। अब इस स्टेटमेंट से मुराद ये है कि जो हम जितने भी पर्सन इन्फ्लुएंस्ड होते हैं वो अपने दोस्तों से, अपने कोलीग्स से, अपने पार्टनर से, अपने घर वालों से, इन सब से इन्फ्लुएंस होते हैं। ये हमें बताते हैं कि आप की जो रेशो इनपुट ऑफ आउटपुट है वो ठीक है कि नहीं है। अगर आप जितना काम कर रहे हैं उसके बदले आपको बराबर तनख्वाह मिल रही है, नहीं मिल रही, आप जितना काम कर रहे हैं उसके बदले आपको क्या मिल रहा है। तो ये जो उनके कमेंट्स होते हैं, जो उनकी राय होती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इस चीज के ऊपर कि रेशियो ऑफ इनपुट या आउटपुट एक पर्सन की परसेप्शन में क्या होते हैं। उसके बाद इफ वी फील आर दैट इनपुट्स आर फेयरली एंड एडुकेटली डिवाइडेड बाय द आउटपुट्स, अगर हम ये समझते हैं कि जो हमें इनपुट्स मिल रही हैं, जो इनपुट हम दे रहे हैं उनको बराबर ही उतना रिवॉर्ड किया जा रहा है, उनके बराबर ही आउटपुट आ रही हैं, तो हम खुश होते हैं अपने काम से और हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और अपना मज़ीद से ज़्यादा इनपुट देते रहते हैं। और अगर हम ये समझते हैं कि जो हमारे इनपुट्स हैं वो ओवरवेटेड हो गए हैं आउटपुट्स के रिगार्डिंग, हम इनपुट ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन हमें आउटपुट नहीं मिल रही, तो हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं अपने जॉब के रिगार्डिंग। अब कैली की एट्रीब्यूशन थ्योरी थी। अब कैली ने एक ह्यूमन बींग्स को कहा था कि ह्यूमन बींग आर रैशनल, कि हम ह्यूमन बींग्स जो हैं एक रैशनल थिंकिंग रखते हैं और हमें वी आर मोटिवेटेड टू आइडेंटिफाई आइडेंटिटी, कि हम अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। अंडरस्टैंड, हम हर एक चीज़ को समझना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को समझना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं। चेंज द एनवायरनमेंट जब हम समझ लेते हैं तो हम उनको चेंज भी करना चाहते हैं अपने मुताबिक। अब उन्होंने इसमें यह कहा था कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, लोकस ऑफ कंट्रोल, इंटरनल और एक्सटर्नल, क्रिएट मोटिवेशन। कि अगर हम ये कुछ दो तरह के लोकस ऑफ कंट्रोल होते हैं, जैसे कि गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट ने हमें बताया था कि अगर जो चीज़ होती है हम परसीव करते हैं अपने इंटरनल माइंड के अंदर, तो वो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है। अगर कोई चीज़ हमें बाहर से कंट्रोल कर रही है तो उसको एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। अब उन्होंने कहा था कि पीपल टेंड टू मेक टू एक्सप्लेन सक्सेस और फेलियर कैन बी एनालाइज इन टर्म ऑफ 3 सेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। कि पीपल जो कि सक्सेस और फेलियर को एनालाइज करते हैं वो 3 सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स में उनको डिफाइन करते हैं। उसकी 3 खसूसियात होती हैं। फर्स्ट, द काज ऑफ द सक्सेस फेलियर में भी इंटरनल एक्सटर्नल, कि वो क्या समझते हैं कि जो हमने सक्सेस हमें मिली या हमें कोई फेलियर मिला इसकी क्या वजह थी, या हमारी अपनी वजह से थी, इंटरनली थी या एक्सटर्नली थी, या दूसरों की वजह से हम फेल हुए या पास हुए। उसके बाद सेकंड जो है, सेकंड काज जो सक्सेस का होता है, फेलियर में भी इधर स्टेबल और अनस्टेबल, कि ऐसा हो सकता है कि ये जो अभी मैं फेल हुआ हूँ या मैं अभी मैंने सक्सेस हासिल की है ये कांस्टेंट मुझे मिलती ही जाएगी। क्या जो जॉब में मैं वर्क कर रहा था उसमें मैं स्टेबल एक मैंने सक्सेस हासिल कर ली, तो वो क्या सक्सेस स्टेबल है? जो फेलियर थी क्या वो स्टेबल है? अगर स्टेबल है तो मैं मुसलसल सक्सेस लेता जाऊंगा, अगर फेलियर स्टेबल है तो मैं मुसलसल फेल होता जाऊंगा। अगर मेरे जहन में ये है कि ये जो फेलियर है इट इज अनस्टेबल, तो मैं उसको दोबारा ट्राई करके सक्सेस की तरफ चला जा सकता हूँ। इट मीन्स दिस इज अनस्टेबल थिंग। और उसके बाद जो थर्ड जो होता है, थर्ड द काज ऑफ द सक्सेस और फेलियर में भी इधर कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल, कि जो हमारे पास सक्सेस और फेलियर है क्या वो कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल है? क्या हम उस पर कोई हमारा वो इख्तियार है कि हम उस सक्सेस या उस फेलियर को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक मैनिपुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? या कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इनको कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल फैक्टर कहते हैं। अब उन्होंने 4 फैक्टर ऐसे एट्रीब्यूशन थ्योरी के रिगार्डिंग किए थे कि जो मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले उसमें था एबिलिटी, टास्क डिफिकल्टी, एफर्ट और लक। अब जो हम
एबिलिटी, टास्क, डिफिकल्टी, एफर्ट और लक, इनको वन बाय वन करके जो थोड़ी देर पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं एट्रीब्यूशन थ्योरी के अंदर, उसके मुताबिक उस एंगल से हम अब इनको बारी बारी जज करते हैं। द एबिलिटी इज रिलेटिवली इंटरनल एंड स्टेबल फैक्टर, कि जो एक पर्सन की एक काबिलियत है, एक तो वो उसकी इंटरनली होती है और एक स्टेबल फैक्टर है कि वो पर्सन की जो काबिलियत है वो हर दफ़ा वो एक काम कर लेगा, वो उसके इंटरनली होती है। ओवर विद द लर्नर डज नॉट एक्सरसाइज मच डायरेक्ट कंट्रोल, उसके ऊपर उसे इतना ज़्यादा कंट्रोल रखने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली सब काम कर ही लेता है। उसके बाद टास्क डिफिकल्टी, ये एक्सटर्नल होता है। बाद कुछ टास्क इजी होते हैं कि सुपरवाइजर हमें गाइड कर रहा होता है तो, और वो एक इजी टास्क होता है। जब सुपरवाइजर उस टास्क की डिफिकल्टी बढ़ा देता है तो एक्सटर्नल फैक्टर है। उसके बाद क्या ये स्टेबल फैक्टर है, क्या वो मुसलसल ही टास्क जो है डिफिकल्टी की तरफ है। तो ये जो चीज़ होता है, ये जो चीज़ है, ये एक्सटर्नल और स्टेबल फैक्टर है टास्क डिफिकल्टी, और इसके ऊपर लर्नर का इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। उसके बाद एफर्ट होती है कि जो पर्सन एक एफर्ट करता है, ये उसकी इंटरनली होती है, वो किसी चीज़ को अचीव करने के लिए कितनी एफर्ट करता है। और वो कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि स्टेबल, कुछ टाइम के लिए स्टेबल, और कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि वो अनस्टेबल हो जाए। तो ये एफर्ट भी एक ऐसा फैक्टर है। उसके बाद जो लक है वो एक एक्सटर्नल और अनस्टेबल फैक्टर है, जिसके ऊपर लर्नर का कोई कंट्रोल इतना ज़्यादा नहीं होता। वो बस थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा कंट्रोल उसके ऊपर नहीं होता। उसके अलावा इमर्जिंग थ्योरी, जो नई थ्योरीज आ रही हैं, उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले कंट्रोल थ्योरी है और दूसरे नंबर पर हमारे पास एजेंसी थ्योरी। अब हम देखते हैं कंट्रोल थ्योरी हमारे पास क्या होती है। कंट्रोल थ्योरी ये बताती है कि जो एम्प्लॉय की फीलिंग है कि क्या उसका अपनी जिंदगी पे कंट्रोल है या उसकी जॉब का कंट्रोल है। एक जो पर्सन जो कि ये समझता है कि उसका कंट्रोल है अपने इन्वायरमेंट के ऊपर, तो वो बहुत सारी अनप्लेजेंट जो चीज़ें होती हैं उनको टॉलरेट भी कर लेता है। ऐसे इवेंट होते हैं जो कि नाखुशगवार होते हैं, और जो स्ट्रेस भी उसको कम होती है। उसके बरअक्स जो ये समझते हैं कि इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर रहा है, तो वो ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते। उसके बाद एजेंसी थ्योरी है। एजेंसी थ्योरी के मुताबिक ये होता है कि जब एक पर्सन के इंटरेस्ट और एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट आपस में क्लैश करते हैं, तो उसकी वजह से एक पर्सन इज लेस मोटिवेटेड, और उसके बरअक्स द प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू क्लैश बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन नाउन एज एजेंसी प्रॉब्लम। अब जो वो क्लैश के प्रॉब्लम्स होते हैं इंटरेस्ट के, एक पर्सन इंडिविजुअल के और ऑर्गेनाइजेशन के, उन क्लैश के प्रॉब्लम्स को एजेंसी प्रॉब्लम कहते हैं। अब इस पूरी थ्योरी में हमने ये जाना कि जो एजेंसी थ्योरी होती है, इसमें अगर ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय इन दोनों के परसेप्शन, दोनों के टास्क, दोनों की मोटिवेशन एक जैसी होगी, तो आपस में क्लैश नहीं होगा, और पर्सन जो होगा, जो इंडिविजुअल होगा, वो मोर मोटिवेटेड होगा। अगर इनके इंटरेस्ट आपस में क्लैश करेंगे तो एक जो इंडिविजुअल है, एक एम्प्लॉय है, जो पर्सन है, इज लेस मोटिवेटेड। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम क्लोज करने लगे हैं। इसके रिगार्डिंग कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नई वीडियो में।